Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा। प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको याद होगा, एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 9 मैं लास्ट टाइम डिस्कस करा चुका था। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 10। सो प्यारे बच्चों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। आइए हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग करंट सोलेनाइड। धारा प्रवाहित करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे बात हो रही है चुंबकीय क्षेत्र की। हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड में कैसे काम करता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि एक धारा प्रवाह की दिशा में एक लंबी सीधी की अगर प्रणालिका हो या परिनालिका हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की धारा कैसी होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 इज अ जीरो, ये क्या शून्य की ओर होगी। नंबर 2 डिक्रीजिंग वी एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की ओर होगी, अपनी सीधी रेखा के अंत की ओर होगी। या फिर कहता है इंक्रीज एज वी नो टूवर्ड इट्स एंड, या एकदम सीधी रेखा की ओर होगी, माने कि आरोही क्रम में होगी, ना कि अवरोही क्रम में होगी। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि द सेम एट ऑल द पॉइंट, लगभग सभी क्षेत्रों पे एक समान होगी। सो प्यारे मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो लगभग सभी क्षेत्रों पे एक समान होता है। आइए पहले कुछ बात हम लोग समझ लेते हैं। एक छोटी सी बात हम समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है बच्चों, अगर हमें पता है और आपको भी पता है, मान लेते हैं कि ये एक चुंबक है, मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट है। अच्छा, एक बात तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में क्लियर रहती है, या हमें ये पता भी रहता है कि मैग्नेट को हमेशा, चूंकि मैंने इस डायरेक्शन में रखा है, जो कि हमारी डायरेक्शन जो होती है, नॉर्मली जो हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं वो नॉर्थ पढ़ते हैं और एक साउथ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ईस्ट में, एक पढ़ते हैं वेस्ट में। तो अगर इस तरीके से माने एक लेटे हुए अवस्था के रूप में रखना चाहें, हम कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन ये करने की जो दशा होगी वो उचित नहीं होगी। ठीक है। सो अगर हम इसको इस रूप में बनाते हैं, मान लीजिए इस रूप में अगर मैं बनाऊं और यहाँ पे देखें कि सर यहाँ नॉर्थ होगा, सर यहाँ साउथ होगा, और यहाँ पे इस तरीके से इसके जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे ऐसे, माने मैग्नेटिक जो फील्ड होंगे ऐसे करके। अब एक बात समझ लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहे नॉर्थ के पोल साइड से हो चाहे साउथ के पोल साइड पे हो, लगभग सभी जगह पर क्या होता है, एक समान होता है। आपने चुंबकीय प्रेरण का नियम भी पढ़ा होगा, और याद है चुंबकीय प्रेरण जिसमें फैराडे का रूल भी आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने एफबीआई रूल का भी पढ़ा होगा, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियमानुसार। तो होता यह है कि बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगभग दोनों दिशाओं की ओर, चाहे वो ये एरिया हो जाए और चाहे वो ये एरिया हो जाए, लगभग दोनों दिशाओं में क्या होगा, एक समान होगा या एक जैसा होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है सेम एट ऑल पॉइंट, लगभग सभी बिंदुओं पे क्या होगा, एक समान होगा। तो जो एक समान वाला आंसर दे रहे हैं बच्चे, या जिन्होंने एक समान आंसर किया था, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसमें कोई दो राय नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड द मलेरिया फ्रॉम द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फीमेल एनाफ्लीज। किसने पता लगाया था मलेरिया मादा एनाफ्लीज द्वारा फैलता है? क्योंकि भाई एकदम सिंपल सी बात है, एक बात और समझिए, मादा एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है, ये एक टाइप का या ये एक प्रकार का अगर मैं कहूँ तो ये प्रोटोजोअल डिसीज है, मानिए प्रोटोजोआ की बीमारी है। सिंपली अगर हम बीमारी के बारे में बात करते हैं तो बीमारी जो है बेटा, बीमारी का जो वाहक है वो कहलाता है पैथोजन। उसमें 4 कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, जिसमें हम लोग वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ रखते हैं। अब प्रोटोजोआ जो एक कारक है जिससे हम पता कर पाते हैं कि मादा मादा एनाफ्लीज जो है वो क्या करता है, बीमारियों को फैलाता है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच या रोनाल्ड रॉस। किसने जो है मादा एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है इस बात की पुष्टि की थी? तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने इस बात को बताया था। याद रखिएगा, अगर आपके दिमाग में लुई पास्चर आ रहा है तो याद रखिए लुई पास्चर जीवाणुओं के रिसर्च में आते हैं, जीवाणुओं के लिए आते हैं। जैसे विषाणु की खोज करने वाले साइंटिस्ट हमारे इवानोवस्की साहब हैं, जैसे विषाणु को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मलेरिया मादा एनाफ्लिस से फैलता है, इस बात को रिसर्च करने वाले व्यक्ति रोनाल्ड रॉस थे। कौन थे? रोनाल्ड रॉस। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर डी है। जो भी हमारे प्यारे मित्रों ने डी आंसर किया होगा या डी इन्होंने बताया है,
उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर जो डी है बेटा वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे डी आंसर के साथ में जा रहे हैं या डी बता रहे हैं उन सभी का सही है। आइए हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्स गैस, निम्नलिखित में कौन सी एक मार्स गैस है? नाइट्रोजन, एथेन, मेथेन, हाइड्रोजन, कौन सी मार्स गैस है? देखो सिंपल सी बात है बच्चों, मुझे याद है मैं हमेशा अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाता भी हूँ अपनी ऑफलाइन बैचेज में। हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो मार्स गैस है वो हमको धान के खेत में मिलती है। कहाँ मिलती है? धान के खेत में। अभी धान का खेत का मतलब होता है जो चावल होता है बच्चे, चावल को ही धान कहा जाता है, उसी से पैरा या पराली बनती है। तो वहाँ पे धान के खेत में मार्स गैस होती है, और जो मार्स गैस है वो एक मीथेन का ही रूप होता है। जब लोग धान का क्या करते हैं, रोपाई करते हैं, पहले तो बेरन लगाई जाती है, बेरन के बाद जब उसकी रोपाई की जाती है तो कभी आप अगर धान के खेत में नंगे पैर खड़े हों तो एक जलन जैसी महसूस होती है आपके पैरों में, तो वो जो गैस होती है बेटा वो मीथेन गैस होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर मीथेन होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। आइए देखें क्या इसका करेक्ट आंसर है। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? मीथेन। कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो उस अवस्था में आपका जो आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% के आसपास पाई जाती है बेटा। कितनी? 78% के आसपास पाई जाती है। ओके, अभी हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सॉइल इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। कायांतरित चट्टानों के अपघटन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? कायांतरित चट्टानों के अपघटन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? आपके सामने ऑप्शन है ऑलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। कायांतरित चट्टानों के अपघटन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? याद रखिए बच्चों, अगर हम थोड़ी सी आपको हिंट देते हैं, हो सकता है आपको हिंट देने पे चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे एक टर्म होता है अंग्रेजी का जिसको आप लोग कभी हो सकता है पढ़े हो या याद हो, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है यूज ऑफ रॉक्स, चट्टानों का इस्तेमाल या चट्टानों की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है क्या हमारा? पेट्रोलॉजी। अच्छा, अब जो चट्टान है कितने टाइप की रॉक्स होती हैं? अगर हम बात करते हैं रॉक्स कितने टाइप की हैं, तो रॉक्स के मेनली 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप होते हैं बच्चों, क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो चट्टान होता है, सबसे ज़्यादा जो ज्वलनशील है वो इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। फिर नंबर 2 पे होता है मेटामॉर्फिक रॉक, और नंबर 3 पे होता है बच्चे सेडिमेंट्री रॉक। क्या होता है? तीसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, चूंकि यहाँ पे जो स्टडी में बात की गई है वो कह रहा है क्वेश्चन में कि मेटामॉर्फिक रॉक से जो मिट्टी अपघटन से मिट्टी बनती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं। अब हो सकता है कुछ बातें आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर लगी हो, समझ में आई हो। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो रेड सॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। आप इसे कह सकते हो लाल मिट्टी या रेड सॉइल। सो रेड सॉइल वाला करेक्ट आंसर है। जो बच्चे रेड सॉइल के साथ में गए हैं या जिन्होंने किया है उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों, एकदम सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अब आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज द इनर प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है? प्लैनेट बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड, प्लैनेट बिटवीन द सन एंड अर्थ, प्लैनेट विदाउट द सैटेलाइट, प्लैनेट इन अ गैसियस स्टेट। देखिए यहाँ बात कह रहा है कि इनर प्लैनेट का जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन है? सन और अर्थ के बीच में है, सर या एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में है। सो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि आप लोगों ने इसको सही बताया होगा, और मैं इसको कई बार क्लास में आपको बता भी चुका हूँ प्यारे बच्चों। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला ही होना चाहिए। फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। आइए देख लेते हैं एक बार जल्दी से हम समझते हैं क्या है। जैसे देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये है सन, सन है। अब सन के पास सबसे पहला है मरकरी, मरकरी के बाद में वीनस, वीनस के बाद में अर्थ, अर्थ के बाद में मार्स, इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब देखिए ये जो 4 प्लैनेट हैं, 4 प्लैनेट एक्चुअली ये क्या है, बहुत ज़्यादा पास हैं, तो इन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। अब देखिए ये एस्टेरॉइड बेल्ट है ना बच्चों, और ये दिख रहा है आपको सन। तो एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच में ही कौन से प्लैनेट हैं हमारे? ये हमारे 4 हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इंटरनल प्लैनेट, आंतरिक प्लैनेट ऐसा भी कहते हैं। सो यहाँ आपको जो एक टर्म दिख रहा है ना इनर प्लैनेट वाला, इनर प्लैनेट का टर्म जो है पहले के लिए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सो फर्स्ट वाला आंसर क्या है बच्चे?
वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो फर्स्ट ये वाला बिल्कुल क्या है, एकदम क्लियर है। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो है 31 क्या कहता है? यस 31 है। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द माइंस अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ। खादानों में अधिकांशतः विस्फोट के मिश्रण होते हैं। भाई जब खादान में कभी विस्फोट होती है तो विस्फोट होने के दौरान में ये सोचना चाहिए कि उसमें किस चीज़ों का मिश्रण होता है ज़्यादा जो खादान में विस्फोट करते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में है। ऑक्सीजन विथ एसिटिलीन, ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी मीथेन विथ एयर, मीथेन है एयर के हवा के साथ में, या कार्बन डाइऑक्साइड है इथेन के साथ में। सो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑक्सीजन विथ एसिटिलीन हो जाता है। क्या हो जाता है याद रखिएगा, एसिटिलीन के साथ में, एसिटिलीन के साथ में अगर ऑक्सीजन का रूप मिलता है, ऑक्सीजन का रूप मिलता है, सो वो अधिकांशतः किसके मिश्रण बनाते हैं? अधिकांशतः मिश्रण बना देते हैं किसके? बना देते हैं वो किसके मिश्रण? ऑक्सीजन विद एसिटिलीन। सो जो अधिकांशतः जो है खादानों में जो विस्फोट होता है वो एसिटिलीन के द्वारा ही होता है। एसिटिलीन से ऑक्सीजन का जब कंटेंट मिलता है तो खादानों में क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं आगे की चीज़ों को खोदने के लिए, निकालने के लिए, या प्राकृतिक संसाधनों को या किसी प्रकार की माइंस की चीज़ों को खोद के निकालने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। ठीक है। सो प्यारे मित्रों इसमें जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे हमारे बी के साथ में जा रहे हैं इन्होंने बी किया है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर सामग्री है? नाइक्रोम है, एबोनाइट है, क्रोमियम है, या कॉन्स्टेंटा है। इंसुलेटर देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, अगर हम बात करते हैं चालक की, का चालक माने कंडक्टर। अब होता क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर, मतलब जब कभी भी कोई ऐसा धातु हो जिसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाए, वेर द ये कहते हैं वेर एज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इज मूव वेरी इजली वेरी फास्टली, दैट मीन्स कॉल्ड इट इज अ कॉल्ड अ कंडक्टर। लेकिन अगर मान लो कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन कांट बी पास फॉर देयर पैरीमीटर फॉर देयर रूल्स ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर, तब वो इंसुलेटर कहलाते हैं। और अगर सुगमता से न जा रहे हैं, किसी कठिनाइयों के साथ जा रहे हैं, तो वो क्या कैसे हो जाएंगे, सेमी कंडक्टर। सो कि यहाँ बात की गई है इंसुलेटर की, माने एक प्रकार का कुचालक कौन सा है, नाइक्रोम, एबोनाइट, क्रोमियम या कॉन्स्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर एबोनाइट की छड़ होती है जो गति को मंद भी करती है। आपको पता होगा एबोनाइट की छड़, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ अगर ले या एबोनाइट, तो ये एबोनाइट क्या होता है, ये एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। सो बी वाला जो है इसके लिए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट इज अ बी। बच्चों अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये मैं कहूँ तो ये स्टैटिक पार्ट से जुड़ा हुआ हिस्सा है। स्टैटिक पार्ट से क्या हिस्सा जुड़ा है, ये जैसे आपने कभी बच्चों पढ़ा होगा आई ए ई ए। अब आई ए ई ए ये 1957 ईस्वी में आया था, सिंपल। अच्छा है क्या ये जानिए पहले। जैसे होता ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है, और ये पूछा गया है कि इस एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो बच्चे इस एजेंसी की स्थापना 1957 के समय में की गई थी। सो 1957 वाला जो आंसर बच्चे किए होंगे, इसका आंसर वो बिल्कुल सही है। सो 1957 एक सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, यूनेस्को की कब हुई, वर्ल्ड बैंक की कब हुई है, आईएमएफ की कहाँ हुई है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। आप सब इन सब चीज़ों को एक जगह एक सब्जेक्ट वाइज बनाकर, उनकी स्थापना का दिवस क्या है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और प्रेजेंट में अगर उसके कोई चेयरमैन है तो वो कौन है, एक लिस्ट बनाकर आप कहीं पेस्ट कर लीजिए, और रेगुलर बेस पे उसको देखते रहिएगा। धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा, आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। आई होप आप इसको रिमेंबर रख पाएंगे और उसको रिमाइंड करते चलें, तो समय समय उसको रिमाइंड करते चलें, दैट मीन्स आप अच्छा कर पाएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, द रेड ऑरेंज एंड येलो कलर इज द लीव्स ड्यू टू। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होता है। अच्छा, पत्तियों में जो कलर होता है वो किस लिए होता है, कभी लाल, कभी नारंगी, कभी पीला होता है, ये इसका क्या कारण है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला कह रहा है कि सर क्या ये एल्डिहाइड है, माने एल्डिहाइड किससे होता है, टैनिन से होता है, लिग्निन से होता है, या कार्टोनाइड से होता है। सो इसका जो सही कारण है वो कार्टोनाइड्स होता है। क्या होता है,
कार्टनाइड। कार्टनाइड के कारण ही पत्तियों में कलर क्या होते हैं, कलर या हम सिंपल कहते हैं जो उसके पिगमेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। पिगमेंट्स या कलर क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, वो कहलाता है कार्टनाइड। क्या कहलाता है, कार्टनाइड। सो कार्टनाइड कंटेंट जो है ये डी वाला बिल्कुल सही है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू। तिलचट्टे में वायु शरीर में प्रवेश करती है, मतलब तिलचट्टे जो है इनके अंदर वायु जो है, हवा जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है, लंग से, गिल से, स्फेरिकल से या स्किन से, कहाँ से प्रवेश करती है। सो ये स्फेरिकल से करती है, कहाँ से, स्पाइरिकल से करती है। ठीक है, स्पाइरिकल, ठीक है, ये स्पाइरिकल से तिलचट्टे में होता है। तिलचट्टे को पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ये इसका साइंटिफिक नाम है, और नॉर्मल भाषा में हम अपने जो है इनको कॉकरोच कहते हैं। और कॉकरोच क्या होते हैं, घरों में हमारे स्पेशली फॉर ये जो वेट एरिया होते हैं, जैसे कि वॉशरूम है, बाथरूम है, या टॉयलेट की कंडीशन में, या कभी कभी किचन वगैरह में, ये सब चीज़ें जो है विद्यमान होते हैं। सो ये जो वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो स्पाइरिकल से लेते हैं। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। ए बी रिसीव कर सकता है कहाँ से। देखिए दो बातें तो पहले से हमें क्लियर होनी चाहिए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। एक पॉइंट की ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कॉर्ल लैंड स्टीनर। तो कॉर्ल लैंड स्टीनर और इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था विनर। तो कॉर्ल लैंड स्टीनर और विनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो है मेनली बच्चे दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं एबीओ टाइप, एबीओ टाइप, और एक को कहते हैं आरएच फैक्टर वाइज फैक्टर। अच्छा, जो फैक्टर वाइज होते हैं इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, या तो ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी बी ए, कुछ भी, मतलब ए बी या ए बी ओ एस, इसमें से कोई या पॉजिटिव या निगेटिव के साइन को मतलब आइडेंटिफाई करेगा या उसको बताएगा। या फिर एबीओ टाइप में अगर मैं जाता हूँ तो एबीओ टाइप में हमें चार मिलते हैं, जिसमें हम कहते हैं ए और ए बी, बी और ओ, ऐसे करके होता है। अब दो बातें आपको याद रखनी है, और कि ए बी जो है यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और ओ जो है ये क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर है। मतलब ओ सबको ब्लड दे सकता है, ए भी सबसे ब्लड ले सकता है। तो जब ले सकता है तो यहाँ बात की गई है सबसे लेने की, तो जितने आ जाए सबको मिला दो, काम खत्म। तो डी ऑप्शन आपका होना चाहिए करेक्ट आंसर। सो आइए देखें, यस, डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे हमारे डी आंसर के साथ में जा रहे थे, या डी आंसर जिन्होंने बताया है बच्चों, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन। निम्नलिखित में से कौन सी किरण आयनीकरण विकिरण की श्रेणी से संबंधित नहीं है, एक्स रे, यूवी रे, अल्फा रे या न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सी किरण आयनीकरण विकिरण से की श्रेणी से संबंधित नहीं है, एक्सरे है, यूवी रे है, अल्फा रे है या न्यूट्रॉन्स है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा यूवी रे है। क्या है, यूवी रे है। यूवी रे निम्नलिखित में से कौन सी किरण जो आयनीकरण विकिरण की श्रेणी से संबंधित नहीं है। सो ये क्या करेक्ट आंसर है, यूवी रे होती है, यूवी रे। याद रखिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो ये अर्थ है हमारा, अर्थ। अब हम नॉर्मली हमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता हैं कि अर्थ के लेयर में बहुत ढेर सारे एटमॉस्फेरिक लेयर हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें, ये ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, आयनोस्फियर है, और इसके ऊपर चलते हैं हम लोग तो ये एक्सोस्फियर का हिस्सा हो गया। अब ये सारे हमारे मंडल हैं। अब यहाँ मान लो सूर्य है, तो सूर्य की जो लाइट आती है वो हमेशा कहाँ आती है, स्ट्रेटोस्फियर वाले हिस्से में, यहाँ से ही, जिसे हम कहते हैं ओजोनोस्फियर, और यहीं से टकरा के लाइट वापस चली जाती है, और यहाँ पर इस वाले लेयर में क्या हो जाती है, इस वाले लेयर में उनका एब्जॉर्शन होता है। आयो मतलब ये ऑब्जर्व हो जाती हैं किसमें, आयन मंडल में, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। तो यहाँ में जो अब यहाँ जो रेज आ रही है वही हमारी यूवी रेज है। सो यूवी रेज का हिस्सा ये है जो आयनीकरण विकिरण के लिए क्या करती है, कार्य करती है। सो यूवी इज द करेक्ट आंसर। सो प्यारे मित्रों, जो भी बच्चे यूवी कह रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है when pH of a rain water drop below 5.6 it is।
जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 के नीचे चला जाता है तो यह हो जाता है एसिडिक होता है, बेस होता है, न्यूट्रल होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो क्या हो जाता है? एसिड होता है। भाई सिंपल सी बात है। इसके लिए एक छोटा सा स्केल है जो मैं आपको बना के समझा देता हूँ और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री है, ये वैल्यू हो गई 7 डिग्री पर और ये वैल्यू हो गई 14 डिग्री पर। अब होता ये है कि अगर कोई वस्तु पूरा 7 पर है, मान लो पूरा 7 पर है, मैंने कहा कि सर ये 7 डिग्री है, मान लीजिए कोई वस्तु पूरा 7 पर है, तो 7 वाली जो वस्तु होती है वो तो क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, मतलब ना वो खट्टा ना मीठा ना कड़वा, ऐसा कुछ नहीं। अब इसके बाद की जो वैल्यू जाती है वो बेस होती है, इसके पीछे जो वैल्यू होती है वो एसिड हो जाती है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब 0 से 7 के बीच में होगा तो एसिड होगा, 7 से 14 के बीच में होगा तो बेस हो जाएगा, पूरा 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। और इस तरह की जो स्थिति बनती है, और इसी का रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था सोरेनसन, 1902 में खोजे थे इसको। सो फिलहाल चूंकि बात किसकी की गई? 5.6 की, तो आप देख रहे हैं 5.6 किस पे होगा? एसिड पे हो जाएगा, एसिड पे। अच्छा, पीएच का मान, मतलब पीएच का मतलब क्या होता है बच्चे? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या सामान्य भाषा में पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। मतलब कि किसी तत्व में ये हम कहते हैं कंपाउंड जैसी चीज़ों में क्या हाइड्रोजन की मात्रा है, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के आधार पर उसकी अम्लीयता या क्षारीयता के गुण को बताया जाता है। मेनली बेसिक यूज़ हम इसलिए करते हैं पीएच का, जिससे हम अम्लीयता या क्षारीयता की बातों को बताने में आसानी महसूस कर पाए, इसीलिए होता है। ओके, हम बात करते हैं अभी, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रीजन डज मिल्क टर्न सोर? दूध खट्टे क्यों हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? भाई सीधी सी बात है, दूध खट्टा क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण है? सिंपल सी बात है, चूंकि हम लोगों को पता है दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का जीव पड़ जाता है, जीवाणु, जो दूध को खट्टा कर देता है। ड्यू टू द माइक्रोबेस, ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, ड्यू टू द लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क, ड्यू टू द फैट प्रेजेंट इन द मिल्क। सो सिंपल सी बात है बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइक्रोबेस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ये? अब होता क्या है, माइक्रोबेस का मतलब क्या है? अब दूध है, दूध जब खट्टा होगा, खट्टा, अच्छा खट्टा तब होगा जब उसके अंदर बैक्टीरिया, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाए, माइक्रोवेव। अब ये माइक्रोवेव करते क्या है? दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। अब दही को अंग्रेजी में कहते हैं कर्ड, दूध को कहते हैं हम लोग मिल्क। तो मिल्क क्या बनाता है? कर्ड बना लेता है, और वो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, ऐसे करके खट्टा। तो माइक्रो, ठीक है। सो आप सिंपल कह सकते हैं ड्यू टू द माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स के चक्कर में क्या हो जाता है? दूध दही बन जाता है, माने दूध खट्टा हो जाता है। सो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सही समझ पा रहे हैं। वैसे सिंपल अगर मैं कहूँ, जो लैक्टिक एसिड लिखा है, लैक्टिक एसिड एक अलग चीज़ है। लैक्टिक एसिड, ये जो लैक्टिक एसिड बच्चे, ये दही में पाया जाता है। मतलब जब दूध फट चुका है, दूध बेकार हो गया है, दूध दही बन चुका है, तो ये अब उसमें लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक नाम के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। लेकिन पहले दूध को खट्टा कौन कर रहा? माइक्रोबेस कर रहा है, माइक्रोबेस कर रहा है। तो माइक्रोबेस जो है, ये आपका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, अब बच्चों हमारे सामने आपका अगला प्रश्न है, आप सब ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षोभ मंडल परत में तापमान प्रत्येक के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1% 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ईच एंड एवरी। देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ है। अब हम इस तरीके से अपनी लेयर बना ले रहे हैं, इस तरह से हमने लेयर बना दी। इससे मान लीजिए कि हमारी जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम हो गया ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर। जैसे हमारी यहाँ जो लेयर है इसका नाम हो गया आइनोस्फेयर। ऐसे बच्चे अगर हम बात करते हैं, हमारा ये जो लेयर है इसका जो नाम हो गया, इसका नाम हो गया मीजोस्फेयर। इसके बाद ये जो हमारा नाम है, इससे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब सबसे ऊपर जो लेयर हो गई बच्चे, उसे हम कहते हैं एग्जोस्फेयर।
अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपसे सीधे लेयर ही पूछ लेते हैं कि क्रम बता दीजिए और छुट्टी, आप जा सकते हैं, एकदम फुर्सत हो गई। ठीक है, अब एक और बात देखिए, पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, माने पृथ्वी के बिंदु से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, याद रखिएगा, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री का जो तापमान है, ये जो तापमान है, ये क्या हो जाता है, ये घट जाता है, माने ये डिक्रीज कर जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है 165 मीटर पे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, कई बार ये तो ऊपर जाने की ओर है, कई बार ऐसा होता है साहब नीचे जाने की ओर की बात बताइए। सो ऐसा है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इस तरह से, जैसे अब ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की बात करते हैं हम लोग इस तरह से, ऐसे। तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में 1 डिग्री का तापमान कब बढ़ जाता है, यहाँ इंक्रीज करता है, याद रखिएगा, इंक्रीज करता है हर 32 मीटर पे। जैसे ही आप 32 मीटर की गहराई पर आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज कर जाता है। ये क्या कर जाता है ऐसे करके, ये सबसे नीचे क्रोड का हिस्सा, यहाँ पे सतह का तापमान आप देखते हैं 5000, ठीक है, 670, लगभग 59-70 आप कह रहे हैं इसको, बल्कि 59-70 बना लें, 5970 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर जो है वो होता है। सो इस तरह से है। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 165 होगा, ए वाला है, बिल्कुल सही आंसर है। जो भी विद्यार्थी हमारे ए के साथ में जा रहे हैं या जिन्होंने ए आंसर बताया था, उन सभी का आंसर क्या है मित्रों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपकी बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। देखिए, विद्युत धारा को डिवाइस यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने या उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, मोटर है, एमीटर है, जनरेटर है या गैल्वेनोमीटर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है जनरेटर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, जनरेटर। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट किससे उत्पन्न होती है। भाई गांव वाँव में तो आप देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं भैया जनरेटर चलवा दे क्या, तो जनरेटर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमेशा क्या होता है, जनरेटर। सो जनरेटर हो जाएगा इसका सही, क्या हो जाएगा, जनरेटर करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से इसको पसंद भी कर रहे होंगे। ओके बच्चों, हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, सॉरी, which which scientist discovered the radioactive element radium, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, या किस वैज्ञानिक ने खोज की थी। आपके ऑप्शन है, सर आइजैक न्यूटन साहब, एल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या मैडम क्यूरी। सो करेक्ट आंसर इसका है मैडम क्यूरी, ठीक है, मारिया क्यूरी या मैरिया क्यूरी। आइए बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग एक समझते हैं कैसे। देखिए, दो साइंटिस्ट थे, अगर मैं बात करूं वैज्ञानिकों की, मुझे याद है बचपन में मैंने पढ़ा था क्लास 9th और 10th में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बेटा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, रसायन विज्ञान आपने पढ़ा होगा। रसायन विज्ञान में एक जगह आपको पढ़ाया जाता था पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक जो टेबल थी ये मेंडलीव साहब की थी। ये किसकी थी, मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल थी। और मेंडलीव साहब ने जो पीरियोडिक टेबल बताई थी, उस टेबल के परिणामता हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें चीज़ें मिलती हैं कि दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, एक एक हिस्से पे हम बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं एफ ब्लॉक का रीजन, क्या पढ़ा होगा, एफ ब्लॉक का रीजन पढ़ा होगा। और एफ ब्लॉक में 57 से लेकर लगभग 71 तक के, ऐसे कर ले एक जगह ये, और लगभग ये एफ ब्लॉक के सीरीज में 57 से लेकर 71 तक, और फिर लगभग 72 से लेकर और ये 89 तक के आसपास, जो स्पेशली एफ ब्लॉक वाला हिस्सा है, ये ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते थे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते थे। और इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो दो साइंटिस्ट थे, एक थी मैडम क्यूरी और एक इनके सहयोगी, इनके हस्बैंड थे हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल। तो मैडम क्यूरी और हेनरी बैकुरल का नाम जो है हमेशा एग्जाम में आता रहता है, पूछा जाता है, मैडम क्यूरी ने इसको खोज की थी।
रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जो प्रकृति में अपने आप विघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रकृति में अपने आप विघटित हो जाते हैं। ओके, और इनका विघटन होने के लिए टी हाफ मतलब 0.693 की आसपास की वैल्यू लगती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? डी वाला। सो जो बच्चे हमारे डी के साथ गए थे या जी जी जिन्होंने डी किया था वो बिल्कुल जो है एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाटर इज अ सुटेबल एज अ कैलोरीमीटर सब्सटेंस बिकॉज जल एक कैलोरी मीटर पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं है क्योंकि हैज़ अ हाई specific heat, is a good conductor, has high boiling point, low latent heat of the evaporation. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हैज हाई स्पेसिफिक हीट। ओके, जल एक कैलोरी मीटर पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इसका जो ताप है वो बहुत ज़्यादा विशिष्ट ऊर्जा का ताप जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने के कारण ही ये नहीं है मित्रों। ये क्या है? ये नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सोर मिल्क कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। अभी देखिए जस्ट पीछे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से। खट्टे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड। सो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है? लैक्टिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया था, मुझे उम्मीद है कि आप इसको जो है अच्छे से समझ समझ गए होंगे। एक बार फिर थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे ना जस्ट समझ दे पाए हों वहाँ पे। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था दूध है, और दूध किस में कन्वर्ट हो रहा है? दही में। अब दूध दही में कन्वर्ट होता है तो माइक्रो बीज से कन्वर्ट होता है, मतलब छोटे छोटे से जीवाणु होते हैं, या ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द माइक्रो बीज से दूध दही कन्वर्ट बन जाता है। अब जब दूध का दही बन गया, चूंकि दूध क्या है, अगर हम बात करें कच्चा दूध, तो कच्चा दूध एक पायस है। पायस का मतलब जिसे पॉस्चराइज किया जाता है, फिर पका के रखा जाता है, तब वो दूध थोड़ा दिनों तक चल पाता है। अब जो दही है, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो दूध को क्या करता है? दही में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे माइक्रोबीज, ये आप इन्हीं को माइक्रोबीज की श्रेणी में रखते हैं। अब जब दही, चूंकि दही बन चुका है, तो दही बनने पे वो लैक्टिक एसिड कहलाएगा। क्या? लैक्टिक एसिड। एक और बात, एसिटिक एसिड कहाँ होता है? जैसे बहुत लोग सिरका खाना पसंद करते हैं, आपको पता होगा सिरका खाना, जैसे आप वो फॉर्मूला रखते हैं ना CH3COOH, तो सिरका जो है बेटा ये इसी का होता है। अच्छा, सिट्रिक एसिड कहाँ पे होता है? नींबू में। अगर हम बात करते हैं नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। लेमन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? ये सिट्रिक एसिड का कंटेंट होता है, ऐसे करके। टैट्रिक एसिड की बात करते हैं, टैट्रिक एसिड कहाँ होता है? इमली में। इमली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे? टैट्रिक एसिड होता है, यहाँ ये होता है। सो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, वो क्लियर है। ठीक है, उम्मीद है मित्रों आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रेड एज एन इंजन ऑफ द ग्रोथ वाज अ प्रोपाउंड बाय। विकास के इंजन के रूप में व्यापार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मतलब व्यापार जो है एक विकास का इंजन है, इस बात को बताने वाले कौन वैज्ञानिक रहे हैं, या बताने वाले कौन अर्थशास्त्री रहे हैं? पहला आंसर है हिरकमैन्स, रेंगर, नॉक्से, मार्शल या रॉबिन्सन या प्रोफेसर रॉबिन्सन। क्या करेक्ट आंसर है? आपके सामने चार ऑप्शन है। सो इसका करेक्ट आंसर है रेंगर नाक्से। रेंगर नाक्से साहब ने बताया था क्या? कि विकास के इंजन के रूप में व्यापार को दृष्टिकोण किया जाता है। तो रेंगनर नाक्से साहब जो है इसके करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो था वो बिल्कुल जो है करेक्ट था। जो भी मित्र हमारे बी के साथ गए हैं या जिन्होंने बी बताया था, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? आप सब जानते हैं T20 मैच हो तो और बहुत ही अच्छा लगता है। 20 ओवर के साथ 2 पारियां खेलती हैं और इसमें वर्ल्ड के रिकॉर्ड बनते हैं। इसका वर्ल्ड कप भी होता है। क्वेश्चन है T20 मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? आपके सामने ऑप्शन है मार्टिन गप्टिल, विराट कोहली, सुरेश रैना और रोहित शर्मा। ऐसे कौन प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विराट कोहली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विराट कोहली बच्चे। ओके, अगर हम बात करते हैं टी ट्वेंटी सीरीज में टी20 सीरीज में सबसे ज़्यादा जो रन बनाने वाले प्लेयर हैं, सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट, याद रखिएगा भारतीय क्रिकेट के कप्तान भी हैं, रह चुके हैं ये कप्तान व खिलाड़ी विराट कोहली। विराट कोहली जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे हमारे विराट कोहली के साथ जा रहे हैं या विराट कोहली जिन्होंने कहा है वो सभी सही हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट लग रहा होगा कि शायद सुरेश रैना है, लेकिन नहीं है भाई, सुरेश रैना नहीं है, इनके रन कम है कंपेयर देन विराट कोहली। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चे, विराट कोहली जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी विराट कोहली के साथ में जा रहे हैं, जिन्होंने विराट कोहली बताया है आंसर, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। बच्चे अब इस बार बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने। Recently, the Abdel Fattah al-Sisi has been elected the president of which country from the third time? हाल ही में अब्दुल फतह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? बच्चे अगर हम बात करें, जिस पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं, ये पर्सनालिटी हमारे यहाँ एज अ मेहमान बन के आ चुके हैं हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पे थे, ठीक है, लास्ट टाइम। सो आपको बताना है कि ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं और तीसरे बार वहाँ के जो है राष्ट्रपति के पद पे ये चुने गए हैं, तीसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति के लिए ये बने हैं। आपके ऑप्शन है टर्की, अगला ऑप्शन है ईरान, थर्ड है इजिप्ट, फोर्थ है सऊदी अरेबिया। सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इजिप्ट है। इसका क्या करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट है। अगर बच्चे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि ये हमारा देश भारत है, कुछ समय के लिए थोड़ी सी हम कल्पना करते हैं कि कहाँ पे ये दिखता है। अगर हम इसको देखें, जैसे आप मान लीजिए कि ये हमारा देश है, इस तरह से भारत है ऐसे। अब आप क्या देख रहे हैं कि भारत के ऊपर का जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान का है, इधर से देखते हैं ईरान का बॉर्डर है, और इधर अगर देखते हैं तो ये खाड़ी देश है, हमारे खाड़ी देश। और यहाँ कहीं अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में कहीं जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, स्पेशली मैं क्या कहूँ आपसे, मैं कहता हूँ कि जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता है क्या है, इजिप्ट। ये क्या करता है, इजिप्ट, याद रखें। सो इजिप्ट है। इजिप्ट की अगर राजधानी हम कहें, इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरो है। क्या है इसकी कैपिटल, क्या है, कायरो। याद रखिएगा यही वो देश है जहाँ नाइल रिवर बहती है बच्चों। कौन सी नदी है, नाइल नदी। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। नील को क्या कहते हैं, याद रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है एक आध बार पहले पूछा भी गया हो। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं, वरदान भी कहते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मिस्र का वरदान भी कहते हैं। एक पॉइंट तो ये कंफर्म है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट और एग्जाम में हो सकता है कभी पूछा जाता है, क्या है कि मिस्र जो है, मिस्र पिरामिडों का देश माना जाता है बच्चा। किसका माना जाता है, पिरामिडों का देश माना जाता है, माना जाता है। इसे हम पिरामिड का देश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पिरामिड का देश कहते हैं। ये इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, पिरामिड का देश कहते हैं। और यहीं के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो है अब्दल फतह अल सीसी। क्या नाम है, अब्दल फतह अल सीसी। और ये तीसरी बार वहाँ पे एज अ राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पे या उनकी पदवी पर ये चुने गए हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदा गया सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? हु वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बॉट द आईपीएल ऑक्शन 2024? आईपीएल 2024 में सबसे महंगा प्लेयर कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को ये क्लियर होगा क्योंकि आप तो क्रिकेट के शौकीन हैं। सो पैट क्यूमन्स है, मिचेल स्टॉक है, हर्षल पटेल है या समीर रिजवी है? क्या इसका करेक्ट आंसर है? सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है मिचेल स्टॉक है। क्या नाम है? मिचेल स्टॉक। मिचेल स्टॉक क्या है? सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हैं। तो अगर मैं कहूँ इनके बारे में, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ 2024 आईपीएल 2024 के, आपको कमेंट करके ये बताना है इसमें कि क्या कीमत लगी थी इनकी, कितने करोड़ रुपए में कीमत थी इनकी, क्या बताना है कितने करोड़ रुपीस में है ये, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। मित्रों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का बच्चों ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी देख रहे हैं। क्या कहता है? रिसेंटली द कोटक महिंद्रा बैंक कोलैबोरेशन विद ऑफ द हुम ऑफ द लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कोटक स्कूल ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत का पहला कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में किसके साथ कोटक महिंद्रा स्कूल सस्टेनेबिलिटी का टाई किया है, ठीक है, लॉन्च किया है? ये किसके सहयोग से किया है? आईआईटी कानपुर, मद्रास, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी मुंबई। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आईआईटी कानपुर है। बच्चे क्या है? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ में अभी इसके सहयोग से कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है लॉन्च की है। सो किसका सहयोग मिला है? आईआईटी कानपुर को इसका जो है वो सहयोग मिला है। आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं या आप इसे बेहतरीन तरीके से कर भी पा रहे हैं। ओके, सो मित्रों, अब हम बात करते हैं आज के समय का, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप इसको देखेंगे अच्छे से बेहतरीन तरीके से। क्या कहता है? हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड द इंडिया आर्म फोर्स विद द गोल्डन आउल? हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? किसने सम्मानित किया है? गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? म्यांमार ने, भूटान ने, श्रीलंका ने या मालदीव्स ने? सो आइए हम समझें। देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं गोल्डन आउल की। किसकी बात कर रहे हैं? गोल्डन आउल की। सो गोल्डन आउल किसे कहा गया, ऐसा देखना है। यहाँ पे है कि भारतीय सशस्त्र बलों को आर्म फोर्स को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है। अब गोल्डन आउल किस देश में ये चीज़ें गोल्डन आउल होते हैं, या आप उसे आउल शब्द का तो मतलब सामान्यतः जो है उल्लू की प्रजाति से होता है, स्वर्ण उल्लू, ऐसे सम्मानित ऐसा नहीं कह सकते हैं गोल्डन आउल। सो आर्म फोर्स को गोल्डन आउल के तरफ से जो है नवाजा गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों क्या है? वो श्रीलंका है। क्या है इसका? श्रीलंका है। आइए एक बार फटाक से थोड़ी सी बात हम श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा भारत देश है, ऐसे ये भारत देश है। ओके, चूंकि भारत जो है क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है और उसके एक हिस्से में हमें दिखता है अरब सागर, एक हिस्से में दिखता है हमें बंगाल की खाड़ी। क्या दिखता है? बंगाल की खाड़ी दिखती है, ठीक है। और नीचे जो है बच्चे वो क्या है? नीचे है हिंद महासागर इस तरह से है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से करके, ऐसे ये जो है ये क्या है? ये है श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका। अब आप यहाँ पे देखें और आप यहाँ पे देखें, तो ये जो रीजन है, इतने रीजन पे अगर हम चलते हैं या जाते हैं इतने रीजन पे, सो ये जो रीजन है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा कहलाता है पाक जल डमरू। ये क्या कहलाता है? पाक जल डमरू। अच्छा, यहाँ देखिए बंगाल खाड़ी, तो यहाँ निचले साइड में अगर आप पढ़ेंगे कभी तो आपको मिलेगा मन्नार खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे, ऐसे। अच्छा, यहीं पर गोल्डन GOLDEN गोल्डन आउल जो एक अवार्ड है
वो हमारे यहाँ के आर्म फोर्स को प्रदान किया गया। सो क्या प्रदान किया गया? आर्म फोर्स को यहाँ से प्रदान किया गया, यहाँ से प्रदान किया गया आर्म फोर्स को। ठीक है। सो ये जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों ने देखा बच्चे। क्या था करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या था? श्रीलंका। सो बच्चे, जो भी हमारे बच्चे श्रीलंका के साथ में जा रहे हैं या जिन्होंने श्रीलंका आंसर दिया है, उन सभी का जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। सो यहाँ तक की चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल समझ में आई हैं। और अब बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा सेशन है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपने हमारे सारे क्वेश्चंस देखे हैं, लगभग जितने क्वेश्चन थे वो थे। सो प्यारे मित्रों, आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन के आंसर को समझ गए हैं, विकल्पों को भी समझ गए हैं। और आप सबको मैं ये कहता हूं, अपनी तैयारी आप बेहतरीन रखें। एसएससी सीजीएल और एसएससी एम, आप देख रहे हैं कि 10+2 मतलब कंबाइंड सेकेंडरी लेवल और एमटीएस, इनका जो पेपर है वो जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। ठीक है। सो इस बार 2024 की कमर कस लीजिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से मेहनत कर पाएँ और आगे निकल पाएँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।